हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको छोटी सी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एक भाई अपने छोटे भाई पर केस करने चाहता है क्योंकि वह उसकी ज़मीन में हिस्सा मांग रहा है। लेकिन उनको वकील जी ने बहुत अच्छी सलाह दी। अगर आप भी वह सलाह सुनना चाहते हैं तो कुछ वक्त निकाल लीजिए और यह कहानी गौर से सुनिए। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछतावा कभी नहीं होता। एक बार एक वकील अपनी चैम्बर में बैठा हुआ था। तभी एक आदमी दनदनाता हुआ अंदर घुसा, जिसके हाथ में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, सफेद कपड़े, जिसके पायचों के पास मिट्टी लगी थी। आते ही उसने कहा, उसे पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज चाहिए और क्या लगेगा खर्चा। मैंने उन्हें बैठने को कहा और रघु को पानी पिलाने के लिए आवाज़ लगाई और उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। उनके सभी कागजों को सरसरी नज़रों से देखा और उनसे जानकारी ली। ऐसे में तकरीबन आधा एक घंटा गुजर गया। फिर भी मैंने कहा कि मैं इन कागजों को देख लेता हूँ, फिर आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए बाबा, शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर से आए, वैसे ही कपड़े पहने और बहुत ज़्यादा उत्सुक लग रहे थे और अपने भाई पर गुस्सा भी बहुत थे। मैंने उन्हें बैठने को कहा और वह बैठे। उसी समय ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की और बोला, बाबा मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए। आप दोनों भाई ही हो, केवल एक बहन और माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। आप 9वीं पास हो और आपका छोटा भाई इंजीनियर। आपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको नहीं मिला, पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसा कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते आपके भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिया और वो लहूलुहान हो गया, तो आपने उसे अपने कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर अस्पताल में ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये समझने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। आपके मन में केवल एक ही भावना थी कि मैं इसका माता और पिता हूँ। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया, जिससे आपका दिल खुशी से भर गया। फिर आपने दिन रात मेहनत करके 80,000 की सालाना फीस भरी। बीवी के गहने गिरवी रख के साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई, तो डॉक्टर ने कहा कि किडनी खराब हो चुकी है और किडनी को निकालना पड़ेगा। तो आपने तुरंत ही अपनी किडनी भी उसे दे दी। कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है, कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेके, मुझे गांव में ही रहना है, एक किडनी भी बस है मुझे। यह कहकर किडनी आपने उसे दे दी। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने लगा। घर से हॉस्टल तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी घर में लड्डू बने तो आप देने जाते, खेत में खाने वाली मक्का तैयार हुई तो भाई को देने गए, कोई तीज या त्यौहार होता तो भाई को कपड़े देकर आते, जो भी सामान होता वह सब उसे साइकिल पर बैठकर देकर आते। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया आपने। फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तब आपने बहुत खुशियाँ मनाई और पूरे गांव को खाना खिलाया। आपके भाई ने कॉलेज की लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी उससे शादी कर ली, लेकिन आप सही समय पर पहुंचकर आनंद ले पाए। भाई को नौकरी लग गई थी और शादी को भी 3 साल बीत चुके थे। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद छोटे भाई ने आना बंद कर दिया। पूछने पर कहता है, मैंने बीवी को वचन दिया कि गांव में नहीं रहेंगे। आपको पैसे भी नहीं देता और पूछने पर कहता है कि सर पर कर्जा है। पिछले साल शहर में फ्लैट लिया था। जब पूछा कि पैसे कहाँ से आए तो कहता है कि कर्ज लिया है बैंक से। जब आपने मना किया तो कहता है कि भाई आपको क्या मालूम, आप तो अनपढ़ गवार हो। अब आपका भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसे दे दो। इतना कह के मैं रुक गया और रघु के द्वारा लाई गई चाय को अपने मुख से लगाए और फिर कहा कि आप चाहते हो कि आपके छोटे भाई ने जो मांगा है उसे न देकर उसके फ्लैट पर स्टे लगाया जाए, बस यही चाहते हो ना आप। तो उन बाबूजी ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने कहा कि हम स्टे तो ले सकते हैं और छोटे भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं, पर आपने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वह नहीं मिलेगा। आपकी दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। आपने उसके लिए जो ज़िंदगी खर्च की है वह भी वापस नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य के बराबर है। आपके भाई की नीयत फिर गई और वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी सड़क पर जा रहे हो। वह भिखारी निकला, मगर आप तो दिलदार थे और आशा करता हूँ कि दिलदार ही रहोगे। आपका हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके आपका भाई तो बिगड़ गया,
लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। ऐसा सुनकर वह मेरे मुंह की तरफ ताकने लगे। कुछ देर तो चुप रहे, लेकिन फिर खड़े हुए, अपने सारे कागज उठाए और अपने आंखों में आए हुए आंसू को पूछते हुए कहते हैं कि चलता हूँ वकील साहब। वह रोना तो चाहते थे फूट फूट कर, लेकिन कोशिश कर रहे थे कि कहीं कोई मोती आंखों से निकल न जाए। धीरे धीरे समय गुजर गया और तकरीबन 10 से 15 साल हो गए। फिर एक दिन वो अचानक मेरे ऑफिस में आए। कलमों में सफ़ेदी झांक रही थी। साथ में एक नौजवान लड़का था जिसके हाथ में थैला था। मैंने कहा, बाबा बैठो। तो उन्होंने कहा कि बैठने नहीं आया हूँ वकील साहब, आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा है, बेंगलोर रहता है, कल ही गाँव आया था और हमने 3 मंजिला मकान भी बना लिया है और थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ ज़मीन भी खरीद ली है। मैं उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो, जबकि गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे, लेकिन मैं केवल आपकी ही बात सुनी और अपने बच्चों को लाइन में लगा दिया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पाँव छू के गया और माफ़ी मांग के गया। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया और मेरे आंसू टपक ही गए। आखिर गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछतावे की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी। बहुत ही अच्छा है, पर कोई समझे और अमल करे तब सफल हो। इस कहानी को सुनकर मेरी भी रुलाई फूट गई। ये काफ़ी सामान्य है आम आदमी के जीवन में, लेकिन गुस्से को अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो इससे बड़ी भाई कोई बात ही नहीं है, और ऐसा करना हर एक इंसान के बस की बात भी नहीं। यह कहानी गुस्से को नियंत्रित करने का एक सुंदर उदाहरण है। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।